हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सिटी हॉस्पिटल। अमृत वैशाली को लेकर घर नहीं गया था। रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो वहीं पर रुक गया था। अमृत की नींद खुलती है और वो वैशाली की तरफ देखता है, जो कि टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। वैशाली को जगता हुआ देखकर अमृत ठीक से बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कहीं फिर से पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे शक्ल में 12 काहे बजा हुआ है? जिस पर अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए बोला, वैशाली, इंद्र मित्तल के बारे में सोचकर स्ट्रेस लेना बंद करो। ये तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। वैशाली अमृत के बात पर गहरी सांस लेकर बोली, हम उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन हमारा दिमाग बार बार वही के तरफ जा रहा है, हम क्या करें? अमृत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, तुम कुछ मत करो, तुम बस शांत रहो। अगर तुम कुछ होता है तुम मुझे बताओ, घर में है उन लोगों को बताओ, लेकिन प्लीज़ खुद में सोच कर मत रहो। वैशाली अमृत की बात पर बोली, तुम हमारी सब बात मानोगे? अमृत जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोला, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। जिस पर वैशाली बिस्तर से उतारते हुए बोली, तो घर चलो ना, हमको नहाना है। अमृत वैशाली को सहारा देकर बिस्तर से उतार देता है और दोनों वार्ड से बाहर आ जाते हैं। फिर वैशाली इधर उधर देखते हुए अमृत से कहती है, वापी कहाँ है? वो भी तो आया था ना हमारे साथ। अमृत अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन मैंने उसे घर रात को ही भेज दिया। अब तुम घर में चलकर उससे मिल लेना। तो चले? वैशाली अमृत की बात पर अपना सिर हिलाती है और दोनों लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तब उन्हें मृत्युंजय मिल जाता है, जो कि कुछ खोया हुआ ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर न सोया हो। वैशाली मृत्युंजय को देखकर बोली, गजब, मतलब हमसे मिलने आ रहे हो आप? वैशाली की आवाज़ पर मृत्युंजय अपने सेंस में आते हुए उसे देखकर बोला, अरे तुम होश में हो, मुझे लगा बेहोश पड़ी होगी। वैशाली अपने कमर पर हाथ रख मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, बरका भैया, तुमसे तो हम हिसाब घर में चलकर पूरा करेंगे। हमको उल्लू बनाकर बनारस भेज दिए और खुद दीदी के साथ मजे उड़ा रहे थे लखनऊ जाके। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुम क्या चाहती थी? तुम्हें अपने साथ कबाब में हड्डी बनाने के लिए लेकर जाऊं? वैशाली बड़ी शिद्दत से मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, ये जो चेहरे पर रौनक है न, सब गायब कर देंगे, बता रहे हैं। दोबारा अगर हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो। मृत्युंजय वैशाली को इग्नोर करके अमृत की तरफ देखते हुए बोला, अब इसकी तबीयत कैसी है? अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस से बाहर रहने के लिए, बाकी इसकी तबीयत बिल्कुल सही है, ठीक है। मृत्युंजय अमृत की बात पर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसकी फिक्र हो रही है? कहीं मेरे भाई को धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? वैशाली अमृत को अपनी तरफ खींचकर मृत्युंजय को दूर करते हुए बोली, आपसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत है हमारा पति, हम उसको काहे धोखा देंगे? और उससे भी ज़रूरी जुगनू लेकर ढूंढेंगे ना, तो भी हमको इतना खूबसूरत पति नहीं मिलेगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, और अगर टॉर्च लेकर मैं ढूंढ लूँगा ना, तो भी तुम्हारे जितनी नकचढ़ी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वैशाली मृत्युंजय की बात पर अमृत की तरफ देखते हुए बोली, देखो, हम प्रेग्नेंट हैं, अगर हम इनके ऊपर चिल्लाएंगे तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा, तो इनसे कहो हमको पागल ना बनाए। अमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम दोनों के पचड़े में मुझे नहीं पड़ना, क्योंकि तुम दोनों साथ हो जाते हो और फिर बाद में मुझे अकेला छोड़ देते हो। जिस पर वैशाली अमृत को बुरी तरीके से घूरने लगती है। तो मृत्युंजय उन दोनों के बीच में आते हुए अमृत से कहता है, इसे घर लेकर जाओ। तो आप किससे मिलने आए थे? वैशाली ने मृत्युंजय से सवाल किया। जिस पर मृत्युंजय कुछ पल सोच कर बोला, मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, बस उसी से मिलने आया था। वैशाली खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, आप ऐसे आदमी हो जो मरते को पानी न दे, बिजनेस पार्टनर से मिलने आए थे, कुछ भी बकते हो यार। मृत्युंजय अमृत को घूरने लगता है। जिस पर अमृत वैशाली को पकड़ कर कहता है, हाँ वैशाली, चलो घर चलते हैं। वैशाली अमृत के बात पर मृत्युंजय से बोली,
हमको भी मिलना है आपका बिजनेस पार्टनर से और हमको पूछना है कौन सी चक्की का आटा खाता है जो हमेशा हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, उन दोनों को लिफ्ट में भेज खुद लिफ्ट से बाहर जा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, आराम से घर जाना। वैशाली लिफ्ट को बंद होता हुआ देख चिल्लाकर बोले, अगर हमारी दीदी को धोखा देने के बारे में सोचोगे तो हम आपको घर से बाहर निकलवा देंगे, जायदाद से बेदखल करवा देंगे। मृत्युंजय वैशाली की बातों को इग्नोर करते हुए उससे बाय कहता है और लिफ्ट की दरवाज़ा बंद हो जाता है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर विकल्प के वार्ड की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय जब वार्ड के पास पहुंचता है तो देखता है डेविड वहां पर अकेला बैठा था। मृत्युंजय उन लोगों के पास जाकर बोला, मिस्टर राजन और वापी कहाँ हैं? मृत्युंजय की बात पर डेविड बोला, छोटे खरगोश ने कहा कि उसे कुछ काम है इसलिए वो सुबह सुबह ही निकल गया। डेविड के जवाब पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, विक्की को होश आया? डेविड अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, डॉक्टर रूटीन चेकअप करने आएंगे तब पता चलेगा। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो डेविड मृत्युंजय को देखते हुए कहता है, कुछ हुआ है क्या बॉस? कल मिस्टर राजन ने क्या कहा आपसे? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ खास नहीं, बस जिसने भी विक्की के साथ ये सब किया उस बारे में बात हो रही थी। डेविड मृत्युंजय के जवाब पर और ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सभी डॉक्टर आ जाते हैं और आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मृत्युंजय की तरफ देख कर बोले, मिस्टर सारंग, हो सके तो उन्हें होश में आने में कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि पॉइजन वाले केस में पेशेंट 3 दिन तक भी बेहोश होता है। हम 2 दिन और वेट कर लेते। डॉक्टर की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद मृत्युंजय डेविड की तरफ देख कर बोला, तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पर जिस पर डेविड बोला, और ऑफिस शोभित है ऑफिस संभालने के लिए, तुम जाकर रेस्ट कर लो। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिस पर डेविड अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। मृत्युंजय वहीं बेंच पर बैठ जाता है। उसे कल की हुई अधिराज और उसके बीच की बातें याद आने लगती है जिस बारे में वो सोचने लगता है। इधर हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में अधिराज बेंच पर बैठे हुए थे और मृत्युंजय अपने पैंट के पॉकेट में जब डाले उनके सामने खड़ा हुआ, तब पैंट के पॉकेट में हाथ डाले जब उनके सामने खड़ा हुआ था तो मृत्युंजय अधिराज को कुछ न कहता हुआ देखकर बात आगे बढ़ते हुए बोला, क्या आपने इस तरीके से मुझे सफ़ेद दीवारों को देखने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। जिस पर अधिराज मृत्युंजय को देखते हुए बोले, मैंने देखा कि तुम सभी किस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए हो और मेरे बच्चे से काफ़ी प्यार करते हो। ये सुन मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, आप हर बात गलत कहते हैं। वो आपका बच्चा ज़रूर है लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अधिराज मृत्युंजय को गहरी नज़र से देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि तुम बाप बनने वाले हो। मृत्युंजय के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो अधिराज को देखते हुए कहता है, आपको उससे क्या लेना देना? अधिराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, दरअसल बात यह है मृत्युंजय कि मेरे बच्चे को तुम लोगों ने जन्म से पाला है और तुम कहना चाहते हो कि तुम उसे मुझे वापस नहीं करोगे। जिस पर मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, वापस नहीं करोगे वाली कोई बात नहीं है मिस्टर राजन। विक्की खुद आपके साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ है। अधिराज तिरछी मुस्कान के साथ बोले, तो बचपन से जो लोग हमसे जुड़े होते हैं वो हमसे दूर नहीं जाते, यही कहना चाहते हो ना? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, और विक्की मेरा भाई है, मैं उसे आपके साथ नहीं जाने दूंगा। अधिराज कुछ पल चुप रह कर बोले, मैंने एक फैसला लिया है। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, आपके फैसले से मेरा क्या लेना देना? अधिराज कुर्सी से खड़े होकर बोले, मैं विकल्प को लेकर हैदराबाद नहीं जाऊंगा। मृत्युंजय थोड़ा सरप्राइज होकर बोला, आप पिछले 2 दिनों से रट लगा कर बैठे हैं कि आप अपने बेटे को लेकर जाएंगे और अचानक फैसला बदल दिया गया, क्यों?
अधिराज मृत्युंजय के सामने आकर बोले, तुम विकल्प को अपने पास रखो, बदले में मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए, वो भी नवजात। जिस तरह से मेरा बच्चा पूरी दुनिया के नज़रों में मर चुका है, उसी तरह तुम्हें भी अपने औलाद को पूरी नज़रों के सामने मारना होगा। बताओ, शर्त मंजूर है? मैं विकल्प को लेकर नहीं जाऊंगा। अधिराज की बात पर मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से कस उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शुक्र मनाया हम अभी हॉस्पिटल में हैं, वरना आपकी लाश सीधा हैदराबाद पहुंचती। दोबारा अगर मेरी औलाद के बारे में जिक्र भी किया तो भूल जाऊंगा कि आप हैं कौन और आपके कितने कनेक्शन हैं, क्योंकि मृत्युंजय के गुस्से के सामने आपके वो कनेक्शन भी घुटने टेकते हैं, समझे? इतना कहकर मृत्युंजय दीवार पर हाथ मारते हुए गुस्से में वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। अधिराज मृत्युंजय को जाता हुआ देख एक गहरी सांस लेकर वहीं पर सिगरेट पीते हुए बैठ जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मेरा बच्चा मेरा है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इतना कहकर मृत्युंजय वहीं बेंच से सिर टिकाकर बैठ जाता है और आईसीयू को एक टक देखने लगता है। इधर सारंग बिल्ला में शोभित का कमरा। शोभित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी अदिति वॉशरूम से बाहर आ जाती है। उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थी। शोभित अदिति को आया हुआ देखकर क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा सारा सामान क्लोजेट में है, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे तो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिसे सुनकर अदिति शोभित के पास आकर उसे गले लगा लेती है तो शोभित उसे अपनी बाहों में भरकर उसे पीठ को थपथपाते हुए कहता है, अदिति। अदिति धीरे धीरे रोते हुए बोली, मम्मा मुझे क्यों छोड़कर चली गई, मैं तो उन्हें परेशान भी नहीं करती थी। शोभित अदिति से अलग होकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, किसी के चले जाने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अदिति शोभित के शर्ट को देखते हुए बोली, आपका शर्ट गीला हो गया। जिस पर शोभित अपने शर्ट को एक नज़र देख कर बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा गीला था। अदिति अपने आंसुओं को साफ करते हुए शोभित को घूर कर बोली, मैं इतना भी ज़्यादा नहीं रोती और मेरे आंसू भी तो नहीं निकल रहे थे। शोभित अदिति के चेहरे को साफ करते हुए बोला, तुम नहा कर आई हो ना, चेहरा साफ नहीं है तुम्हारा, मैं आंसुओं की बात नहीं कर रहा था। जिस पर अदिति शोभित के हाथ को पकड़ लेती है तो शोभित उसकी तरफ देखने लगता है। अदिति एक नज़र बंद दरवाजे को देखने के बाद शोभित से हल्का सा करीब आकर बोले, आप ऑफिस जा रहे हो? शोभित अपने धड़कन को कंट्रोल करते हुए बोला, भाई जरूरी काम से बाहर गए हैं और विप्लव ही नहीं है, अमृत भाई अपने ऑफिस जाएंगे, इसलिए मुझे भी अभी ऑफिस जाना होगा। क्यों, क्या कोई काम था? अदिति अपना सिर उठाकर शोभित को देखते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, मैं अकेले रहूंगी तो रोना शुरू कर दूंगी। ये सुन शोभित अदिति से बोला, तो क्या तुम मेरे साथ ऑफिस जाना चाहती हो? जिस पर अदिति कंफ्यूजन भरी नज़रों से शोभित को देखते हुए बोली, और मेरा यूनिवर्सिटी आप जाओगे पढ़ने के लिए? शोभित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो कि अकेले रहोगी तो रोना शुरू कर दोगे? जिस पर अदिति शोभित को देखते हुए बोली, वापी को भेजो मेरे साथ, मैं वापी के साथ जाऊंगी। शोभित अपना सिर हिलाकर उसे क्लोजेट की तरफ भेजते हुए बोला, जाकर रेडी हो जाओ, मैं विप्लव को कॉल करता हूँ। अदिति शोभित के शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मुझे किस करना है। जिस पर शोभित अदिति के हाथ से अपना शर्ट छुड़ाते हुए बोला, नहीं, परसों जो कुछ भी हुआ था सिर्फ मेरे ड्रग होने की वजह से, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो रेडी हो जाओ। अदिति 2 मिनट इस बारे में सोचने के बाद अपना हाथ आगे करते हुए बोली, आर्म रेसल फिर डिसाइड होगा, आपकी बात माननी चाहिए या मेरी? शोभित अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ये ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे हाथ बहुत पतले हैं। जिस पर अदिति शोभित को उसके कॉलर से पकड़ अपने पास खींच कर बोली, तो मुझे किस कीजिए। शोभित अदिति से अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अदिति
तुमने इतनी कसकर मेरे कॉलर को पकड़ा है। हम रात को करेंगे ना, मुझे अभी ऑफिस जाना है, प्लीज़। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, पहले एक गेम हो जाए, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि हमें क्या क्या करना है। शोभित अपने कॉलर को छुड़ाने के बाद ठीक करते हुए बोला, क्या क्या करना है का क्या मतलब? तुमने सिर्फ किस की बात की? जिस पर अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, अभी किस की बात की? मैंने रात को नहीं। शोभित हताश होकर अदिति से बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे यार, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता अभी। अदिति शोभित की बात पर हैरान होते हुए बोली, प्रेग्नेंट? मैंने मेडिसिन नहीं खाए थे। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, ओके शांत हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा, हम वहाँ पर कंसल्ट करेंगे, ओके। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, हम रात को कंटिन्यू करेंगे। शोभित अपना सिर हिलाता है और अदिति को ज़बरदस्ती क्लोजेट की तरफ भेज देता है और फिर अपने शर्ट को ठीक करते हुए जैकेट पहन लेता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।